हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स का 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 8 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 9th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 9वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 24 तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स नीड टू बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ये जो ऑटोमोबाइल का जो मार्केट है, ठीक है, जो गाड़ियों का जो मार्केट है, इसको सेगमेंट अगर किया जाए, सेगमेंट मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। खैर अभी मैं बताऊंगी। सेगमेंट करना मतलब मार्केट को जब हम कुछ ग्रुप्स में कह लीजिए डिवाइड करते हैं सच दैट ईच सेगमेंट हैव सम कॉमन फीचर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, यानी मार्केट को जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हर ग्रुप का, हर सेगमेंट की कुछ कॉमन फीचर हो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरीके का मार्केट सेगमेंट इसलिए करती है ताकि फिर कंपनी उसी सेगमेंट के रिगार्डिंग प्रोडक्ट बना सके, उसी सेगमेंट पे फोकस कर सके, ठीक है। तो दिस इज मार्केट सेगमेंटेशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल नीड टू बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ऑटोमोबाइल का जो मार्केट है उसको सेगमेंट अगर किया जाए तो किस बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। नीड टू बी सेगमेंटेड किस बेसिस पे किया जाना चाहिए, क्या बाइंग बिहेवियर पे, साइकोग्राफिक पे, ज्योग्राफिक पे या डेमोग्राफिक, ठीक है, 4 बेसिस पे है दिए गए हैं। तो किस बेसिस पे ऑटोमोबाइल के सेगमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर को या ऑटोमोबाइल का जो मार्केट है उसको किस बेसिस पे सेगमेंट यानी डिवाइड करना चाहिए। तो इसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। यह 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मार्केट सेगमेंट तो समझ में आ गया ना, डिवाइडिंग द होल मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप। पूरे मार्केट को जो स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है सच दैट हर जो ग्रुप है इसका कुछ कॉमन फीचर हो, ताकि कंपनी फिर इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सके, ठीक है, इस ग्रुप पे फोकस कर सके। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। अब अगर स्पेशली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूं, अगर स्पेशली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी अगर बात करें तो उसमें जो सेगमेंटेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट डिवाइड किया जा सकता है वो कौन कौन से बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, चलिए ये देखते हैं। पहला है बाइंग बिहेवियर। क्या बाइंग बिहेवियर के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है? तो हाँ, एकदम किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल का जो मार्केट है पूरा, उसको कस्टमर के बिहेवियर, कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर है, यानी किस तरीके से कस्टमर सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखता है, कस्टमर को कौन कौन से बेनिफिट चाहिए, ठीक है। हर कस्टमर का थोड़ा सा अलग कह लीजिए परसेप्शन होता है ना, कस्टमर को क्या बेनिफिट चाहिए, कस्टमर की लॉयल्टी क्या है, कस्टमर का स्टेटस क्या है, कस्टमर टाइमली डिलीवरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है क्या, बेसिकली उसका बाइंग बिहेवियर क्या है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, एक कह लीजिए फैक्टर हो सकता है जिसके बेसिस पे ऑटोमोबाइल सेक्टर को डिवाइड किया जाए, ऑटोमोबाइल मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज बाइंग बिहेवियर, यानी कस्टमर बाय करते समय, सामान को खरीदते समय उसका बिहेवियर कैसा है, वो किन किन चीजों को प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो हाँ, ये बेसिस हो सकता है, ठीक है, ये पहला हो गया। अगला क्या है, साइकोग्राफिक। अगला क्या है, साइकोग्राफिक बेसिस। साइकोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट को डिवाइड किया जाए या कह लीजिए मार्केट को स्टडी कर रहे हैं या क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन ऑफ द कस्टमर। जब कस्टमर का एटीट्यूड क्या है, ठीक है, एंड कस्टमर का एस्पिरेशन क्या है, उसके बेसिस पे अगर मार्केट को डिवाइड किया जाए तो हाँ, एकदम कस्टमर का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड स्मॉल कार, या क्या एटीट्यूड है कस्टमर का टुवर्ड द बिग कार, या कि लग्जरी कार्स के उस तरफ उसका क्या एटीट्यूड है, डेफिनेटली उसके बेसिस पे भी मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है। तो साइकोग्राफिक भी होगा। अगला क्या है, ज्योग्राफिक बेसिस। तो ज्योग्राफिक बेसिस पे भी तो मार्केट को डिवाइड किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर को। देखिए जो लग्जरी कार्स है, लग्जरी कार के जो शोरूम वगैरह होंगे, ठीक है, वो कहाँ मिलते हैं, वो जनरली आपको मेट्रो सिटीज में मिलेंगे ना, लग्जरी कार के शोरूम, ठीक है। जबकि आपको रूरल एरिया में जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर वगैरह के जो शोरूम है या ट्रैक्टर की सेल वगैरह की बात करें तो वो रूरल एरिया में ज्यादा हो रही है। कॉमर्शियल व्हीकल की सेल कहां पे हो रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा हो रही है। तो ये क्या है, ज्योग्राफिक, यानी एरिया के बेसिस पे भी मार्केट को, ऑटोमोबाइल जो मार्केट है उसको डिवाइड डेफिनेटली किया जा सकता है। मेट्रो सिटी में ज्यादा लग्जरी कार सेल होती है, रूरल एरिया में ट्रैक्टर वगैरह, ठीक है। तो ज्योग्राफिक के बेसिस पे भी ऑटोमोबाइल मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का तो मतलब समझ रहे हैं ना, डेमोग्राफिक मतलब क्या होता है, एज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे,
स्टेटस के बेसिस पे, ठीक है, जेंडर के बेसिस पे अगर मार्केट को डिवाइड किया जाए तो वो डेमोग्राफिक में आता है। तो डेफिनेटली अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो इनकम के बेसिस पे तो डिवाइड किया ही जाता है ना। जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं वो क्या बड़ी गाड़ी, एसयूवी, लग्जरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी प्रेफर करते हैं, जबकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो स्मॉल कार प्रेफर करते हैं, ठीक है। और जो यंग जनरेशन है, अगर कोई यंग पर्सन अपने लिए कार खरीद रहा है तो उसके कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट कलर प्रेफर करते हैं। तो नो डाउट डेमोग्राफी भी एक बेसिस हो सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर को, ऑटोमोबाइल मार्केट को डिवाइड करने का। तो आप देख रहे हैं चारों ही बेसिस पे ऑटोमोबाइल मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अगस्त 2023 तक 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और मेरे दोनों चैनल, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, तो दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके भी मुझे बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। एंड इंस्टाग्राम पे भी जरूर मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेट है वो आपको मिलते रहें। और अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन सभी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपी आईएमपीए, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमपीए, आईएमपीए क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसको आईएमपीएस भी कहते हैं, आईएमपीएस। आपने बैंकिंग की अगर वेबसाइट वगैरह लॉगिन की होगी तो पढ़ा होगा ना आईएमपीएस। आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस दैट इज कॉल्ड आईएमपीएस, ठीक है। इसको आईएमपीए भी कहते हैं, आईएमपीएस भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमपीए आर, क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो आईएमपीएस की सर्विस है बैंकिंग की, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या है, कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव। पहला पढ़ते हैं, ठीक है। To enable bank customer to use mobile instrument as a channel for assessing their bank account and remit fund 24/7, ठीक, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है? मेकिंग पेमेंट सिंपलर जस्ट विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी, ठीक है। तीसरा क्या है? टू बिल्ड द फंडामेंटल फॉर अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट क्या है? टू क्रिएट कॉम्पिटिशन विद एनईएफटी एंड आरटीजीएस, ठीक। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप भी वीडियो को पॉज करके एक बार ये चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको आईएमपीएस के बारे में बताती हूं। अगर आईएमपीएस के बारे में नॉलेज है तो आंसर तो आप कर लेंगे। तो देखिए, जो रियल टाइम ट्रांसफर होता है, रियल टाइम ट्रांसफर यानी अभी हमने ट्रांसफर किया, अभी दूसरे अकाउंट में पैसा पहुंच जाए, तो रियल टाइम फंड ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो पहले जब ये आईएमपीएस का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो उस यानी 2010 में आया ये आईएमपीएस, 2010 नवंबर 2010 में लॉन्च हुआ है। तो उसके पहले की पहले मैं बात बताती हूँ। तो आईएमपीएस जब नहीं था तो उससे पहले अगर 24/7 क्रॉस 365 डेज अगर फंड ट्रांसफर करना हो, ठीक है, किसी दूसरे अकाउंट में, तो वो एक कह लीजिए एक चैलेंज था बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। बैंकिंग आवर में अगर फंड ट्रांसफर करना है तो आप एनईएफटी कर सकते हैं, ठीक है, आरटीजीएस कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आफ्टर बैंकिंग आवर अगर करेंगे तो अगले दिन जाएगा, ठीक है। तो रियल टाइम फंड ट्रांसफर एक चैलेंज था। तो इसी चैलेंज को खत्म करने के लिए फिर आईएमपीएस लॉन्च किया गया था नवंबर 2000। कब लॉन्च हुआ था? नवंबर 2010 में आईएमपीएस आया, ठीक है। तो अब आईएमपीएस से क्या होने लगा? बहुत फास्ट रियल टाइम फंड ट्रांसफर होने लगा, 24/7 कभी भी कर लीजिए, ठीक है। इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होने लगा। और ये खास बात है कि मल्टीपल चैनल से किया जा सकता है। ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट से, ठीक है, एटीएम से भी कर सकते हैं, ठीक है, एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं, एटीएम, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ, एटीएम से भी कर सकते हैं, ठीक है, एसएमएस से भी कर सकते हैं। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट थे, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ? आसानी से फंड ट्रांसफर इजी हो गया, ठीक।
तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव है आईएमपीएस का। आईएमपीएस का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहला है टू इनेबल बैंक कस्टमर टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एज अ चैनल फॉर एसेसिंग देयर बैंक अकाउंट एंड रिमिट फंड। तो हाँ, आईएमपीएस से 24/7 यानी कभी भी जो कस्टमर है अपने मोबाइल से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, फंड निकाल सकता है, रिमिट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो है इसका ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है? मेकिंग पेमेंट सिंपलर जस्ट बाय द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। हाँ, तो मोबाइल नंबर से, मोबाइल नंबर अगर बेनिफिशियरी का पता है तो उससे भी पेमेंट बहुत आसान हो गया था। ठीक है, मोबाइल को यूज करके। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट था या ऑब्जेक्टिव है, टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस। मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस, आईएमपीएस के आने से मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज, डिफरेंट मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल हो गई। ठीक है, अगला क्या है? टू क्रिएट कॉम्पिटिशन विद एनईएफटी एंड आरटीजीएस। तो एक बात कहेंगे, ये जो आईएमपीएस आया था इसका कोई ये पर्पस नहीं था कि एनईएफटी जो पहले से चला आ रहा था या आरटीजीएस जो है इनसे कोई कंपटीशन करना, ये इसका पर्पस एकदम भी नहीं था। अभी भी एनईएफटी यूज होता है, आरटीजीएस भी यूज होता है, बट आईएमपीएस की अपनी इंपॉर्टेंस है। आईएमपीएस 24/7 आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका कोई कंपटीशन के पर्पज से नहीं आया था। तो ऑप्शन ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव? ऑप्शन ए बी सी इसका ऑब्जेक्टिव है, डी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। खास बात रखिएगा, खास बात ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट जानते हैं ना, स्मॉल आर। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी, ये जो 5 प्रॉपर्टी दी है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट करेक्ट आपको बताना है। ठीक, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आर, स्मॉल आर, कोरिलेशन कोफिशिएंट आप जानते होंगे। तो चलिए पहले मैं आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में बता देती हूँ, फिर हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये जो आर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, देखिए नाम क्या है? कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालना, तो कोरिलेशन यही होता है। देखिए नाम क्या है? को मतलब दो, और रिलेशन। ठीक है, यानी दो चीजों के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना, दैट इज कोरिलेशन। तो कोरिलेशन एक प्रोसेस है टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, एंड आर से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक, कोरिलेशन कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। एंड इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती है? इसकी वैल्यू लाई करती है, आर की वैल्यू +1 से -1 के बीच में लाई करती है आर की वैल्यू। ठीक है, आर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है। और अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो आर की वैल्यू विल बी 0, आर की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट की। फिर इसके साथ ही ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसकी और भी प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। मेरी राइटिंग बहुत खराब बन रही है। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक्स एंड वाई सपोज करिए दो वेरिएबल है, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, आपको ऐसे करके दिया रहेगा ना, आपको रिलेशन आप निकालते हैं, ये एक्स है ये वाई है, दो वेरिएबल है, इनकी डिफरेंट वैल्यूज आपको दी रहेंगी। ठीक है, तो पहली एक ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स एंड वाई की जो दो वैल्यू आपको दी गई है, अगर इन वैल्यूज को हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ऑल द वैल्यू जितनी सारी वैल्यू है इनको किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई अगर कर दें तो आर की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, आर की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अगर हमने सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या सारी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया तो आर की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो वही ये फीचर है इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। दूसरा एक फीचर है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। अगला एक और फीचर है कि आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से भी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई जो है इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसमें कोई कांस्टेंट आप ऐड कर दीजिए चाहे कोई कांस्टेंट सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो आर की वैल्यू है दैट रिमेन सेम, वो सेम रहेगी, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दो ये इसके और इंपॉर्टेंट फीचर हैं। तो मैंने आपको आर के बारे में काफी कुछ बता दिया है। आर मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में। तो अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा इसका प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहला क्या है कि इट इज डिपेंडेंट और ऑन ओरिजिन, तो ये तो है नहीं ना। आर की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, आर की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। फिर अगला क्या है? डिपेंडेंट ऑन स्केल, तो ये भी तो गलत है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगला है डिपेंडेंट ऑन बोथ ओरिजिन एंड स्केल, तो ये भी गलत है, इंडिपेंडेंट है ना, पता है।
नेक्स्ट क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये सही है। दिस इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ स्केल, ये भी सही है। यानी डी एंड ई क्या है, डी एंड ई इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। डी एंड ई क्या है, इसकी करेक्ट प्रॉपर्टी है, ठीक। लेकिन यहां पे तो क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है। तो नॉट करेक्ट तो आपको दिख रहा होगा, नॉट करेक्ट है, ए बी सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नॉट करेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ए बी सी जो है ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, और डी और ई इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। इतने क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा, मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही एक बार में डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप डेली इन वीडियो को देखें, ठीक है। एक बार में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो फिर मतलब आप नहीं कर पाएंगे, आपको आलस आ जाएगा लंबे वीडियो देखने में, तो इसलिए डेली आप 3-3 क्वेश्चन भी तैयारी करेंगे। अभी नेट का एग्जाम दूर है, अभी से अगर डेली आप 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन ऐसे करके डेली का टारगेट बना लीजिए, हमें इतना क्वेश्चन डेली पढ़ना है, तो वो इजिली आप कर लेंगे। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बना रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक ये वीडियो देख करके रखिएगा, और भी इससे पिछले जो जितने वीडियोस थे वो देख करके रखिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।